नमस्कार। कुछ सपने होते हैं जो एक शहर से नहीं, एक सोच से जन्म लेते हैं। मेरा वादा है इंदौर से भारत तक का, और जब इंदौर से बेंगलुरु तक का यह सपना आकार लेने लगा तो उसी सफर में आज अर्थ फंड को इंदौर की मिट्टी तक हम लेकर आए हैं। अर्थ फंड बेंगलुरु से जन्मा एक ऐसा विचार जो सिर्फ पूंजी नहीं, भारत के छोटे शहरों में बड़े परिवर्तन की नींव रख रहा है। 300 करोड़ की प्रतिबद्धता और एक साझा उद्देश्य कि रियल एस्टेट, क्लाइमेट टेक, अर्बन इनोवेशन और टिकाऊ विकास अब सिर्फ मेट्रो शहरों का विषय न रह जाए। इस फंड के पीछे 4 ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी सोच भारत के निवेश परिदृश्य को नया आकार दे रही है। निखिल कामत, ज़ीरोधा और गृहास के संस्थापक, जिनकी यात्रा खुद इस बात का प्रमाण है कि सादगी और सच्ची नीयत से भारत में भी वैश्विक बदलाव लाया जा सकता है। निरूपा शंकर, ब्रिगेड ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिन्होंने ब्रिगेड रिप के जरिए इनोवेशन को जमीनी हकीकत में बदला है। अभिजीत पाई, गृहास के सह संस्थापक, जिन्होंने विश्वास जताया है कि भारत का अगला युग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से ही बढ़ेगा। और इस पूरे विचार को आकार देने वाले हैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री अभय गर्ग जी, ब्रिगेड रिप के चीफ मेंटर, एक ऐसा नाम जिन्होंने सैकड़ों स्टार्टअप्स को सिर्फ गाइड नहीं किया बल्कि उन्हें इनोवेशन की यात्रा में संबल और संकल्प दोनों दिया है। आज हम बात करेंगे अर्थ फंड के विजन की, टियर 2 शहरों के भविष्य की और उस भारत की जो इनोवेशन से नहीं, इरादों से बनेगा। तो आइए स्वागत कीजिए एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नए भारत के निर्माण की यात्रा के साथ अभय गर्ग जी का इंदौर से भारत तक के इस खास एपिसोड में। नमस्कार अभय जी, स्वागत है आपका इंदौर से भारत तक के इस खास पॉडकास्ट शो में माइक्रोमिट्टी के साथ। पहले तो बेंगलुरु से टाइम निकालकर इंदौर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि टियर 2 की बात टियर 1 तक पहुंचे, लेकिन टियर 1 का विजन और जो आप खास करके अर्थ फंड और ब्रिगेड रिप के साथ कर रहे हैं वो बहुत ही यूनिक है, लोग जानना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं, आप बताइए सर, अर्थ फंड जो कि कुछ दिग्गज निवेशक आपके साथ में निखिल कामत जी, निरुपमा जी, ब्रिगेड ग्रुप ने बनाया है, क्या है ये अर्थ फंड और आप कैसे इसमें क्या काम कर रहे हैं? तो हमारी जर्नी जो है वो 10 साल पहले शुरू हुई थी। मैं थोड़ा आई वाइंड द क्लॉक बैक अ लिटिल बिट। So we started the journey with Nirupa's vision to bring innovation and tech in the built environment, right? कि जो हम इमारतें बना रहे हैं या जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी की सहायता या टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन या इनोवेशन कैसे लाया जा सकता है। और इसमें निरूपा यूज्ड टू गेट इनबाउंड क्वेरीज या इंटरेस्ट फ्रॉम स्टार्टअप्स सेइंग मैम आई हैव मेड दिस प्रोडक्ट or I have this intervention. It could be, and I'll explain the entire life cycle of construction, what we call right from land to launch and post launch and sales. कि मैम we have made this product or service, आप प्लीज एक चांस दीजिए हमें। सो ये काफ़ी इंटरेस्ट निरूपा के पास आते थे और उन्होंने सोचा और डिसाइड किया कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। और उस तरह से 9 साल पहले ब्रिगेड रीप का जन्म हुआ, जहां हम स्टार्टअप्स को अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं। रीप एक प्रोग्राम है जो 2 बैचेस रन करता है साल में, 6 महीने का एक बैच होता है, जहां स्टार्टअप्स आते हैं प्रोग्राम में और हम उन्हें सहायता देते हैं, हम उन्हें गाइडेंस देते हैं, हम उन्हें मार्केट एक्सेस देते हैं, चांस देते हैं ब्रिगेड और दूसरे डेवलपर्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करने का, और हम उन्हें बहुत से इंडस्ट्री के लोगों से मिलाते हैं और बात कराते हैं ताकि हम उनके प्रोडक्ट या सर्विस को इंडस्ट्री में ला पाए, राइट। इस प्रोग्राम के द्वारा हमने पिछले 9 साल में 80 कंपनीज को सपोर्ट किया है। और मैं बहुत खुश हुई बताने में कि बहुत सी कंपनीज ने फिर फॉलो ऑन फंडिंग की है। 20 से 25% हमारी जो कंपनीज हैं वो फॉरेन रेवेन्यूज ऑफ फॉरेन कंपनीज और फॉरेन कंट्रीज में काम कर रही हैं। इन कंपनीज की जो एक्टिविटी है, राइट फ्रॉम डिजाइन टू कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट to alternate materials which includes sustainability, plastic, और जो कूड़ा होता है या कंस्ट्रक्शन वेस्ट होता है उससे ब्रिक्स बनाना है, उससे जिप्सम बोर्ड्स बनाना है, उससे पेविंग ब्लॉक्स बनाना है, उससे रोड्स बनानी है,
फिर पोस्ट कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन की जो सेल्स हैं उसको सेल्स को कैसे बढ़ाना है, माल तो आपने बना लिया, आप उसको बेचना है, तो उसमें किस तरह से ब्रोकर्स के साथ काम कर सकते हैं, या चैटबॉट के द्वारा या एजेंटिक एआई या वॉइस बॉट्स के द्वारा बात कर सकते हैं, सेल्स कैसे बढ़ानी है। और जब जब कुछ चीज़ बन जाती है, जैसे कि मॉल्स हैं, ऑफिसेज हैं, तो उनका पोस्ट सेल्स मैनेजमेंट, जैसे अगर आपने कोई बिल्डिंग बना ली जहाँ टेनेंट्स हैं, तो वो टेनेंट्स को कैसे मैनेज किया जाए, होटल्स हैं उनकी उनमें कैसे विजिटर्स आ रहे हैं, उनका मॉल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, उसमें उसको कैसे एफिशिएंटली रन किया जाए। तो ये सारे एरियाज में हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन काफ़ी अब आ रहा है, बढ़ रहा है। और रीप और उस प्रोग्राम के द्वारा, जैसे मैंने बताया, 80 कंपनीज ने एक इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है, एक नया काम करने का एक तौर और तरीका दिया है। और मैं ये कहूँगा सिर्फ ये 80 कंपनीज नहीं, हमारे डेटाबेस में इस समय 4000 से ज़्यादा कंपनीज हैं जिन्हें हमने देखा है। कुछ कुछ में हमने फिर थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं। तो इस विजन और इस जर्नी के द्वारा हमने रियलाइज किया कि प्रॉपटेक, अर्बन टेक और सस्टेनेबिलिटी, मैं सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन इज द सेकंड लार्जेस्ट पोल्यूटिंग सेक्टर इन इंडिया एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू 10 to 12% ऑफ जीडीपी। तो उस अगर आप लेंस से भी देखें तो वेदर इट इज वाटर, वेदर इट इज एयर, वेदर इट्स एनर्जी एफिशिएंसी, हमारे सारे कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन में एचवैक लगते हैं, चिलर्स लगते हैं, उनको कैसे एफिशिएंटली यूज किया जाए, सोलर इज बिग। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं लास्ट 9 या 10 साल से। इनोवेशन बहुत हो रहा है, स्टार्टअप्स के माध्यम से बहुत हो रहा है। अब 10 साल के बाद में, 9 या 10 साल के बाद में हमने रियलाइज किया कि स्टार्टअप्स को 2 चीज़ों की, और हर बिजनेस को 2 चीज़ों की जरूरत होती है, विच इज बिजनेस एंड फंडिंग। इन दोनों ही फ्रंट पे रीप ने काम शुरू किया, where we said we will bring these innovations to developers to tier 2 towns to see where they can be adopted even by developers in tier 2 towns, because the process is the same, as I said, land to launch and post launch asset management as well. And we are seeing very good response and traction when I conduct workshops with developers in tier 2 cities. They are all wanting innovation but they don't have access. तो ब्रिगेड रीप जैसे प्रोग्राम हैं जहां हम एज आई सेड वर्कशॉप्स करते हैं। अगर 4 डेवलपर्स या इंडस्ट्री के एसोसिएशन के मेंबर्स आ जाते हैं कमरे में, तो हम हमारे स्टार्टअप्स को वहां ले आते हैं। उस माध्यम से हम टियर 1 से ये चीज़ें टियर 2 और टियर 3 में भी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एज आई सेड हमारी 4 स्तंभ हैं। हाउ डू वी मेक थिंग्स क्लीनर, फास्टर, सेफर एंड चीपर। ओके सर, हमारी फॉर टियर 2 पर्सपेक्टिव, अर्थ फंड एक फंड है जहाँ पे आप स्टार्टअप्स को फंडिंग करने का प्लान बना रहे हैं, और ब्रिगेड साउथ का सबसे बड़ा एक डेवलपर ग्रुप है। निरुपमा जी, शी इज अ विशनरी। आपने बोला 80 कंपनीज उन्होंने ब्रिगेड रिप के अंदर रखी हैं। तो ब्रिगेड रिप आपका इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, राइट? करेक्ट। तो मतलब उसके अंदर प्रॉपटेक कंपनीज आती हैं? सिर्फ प्रॉपटेक कंपनीज हैं सर, अर्बन टेक एंड सस्टेनेबिलिटी कंपनीज हैं। और जो अर्थ फंड आप जो बात कर रहे हैं, वो इस 10 साल के मंथन के बाद हमने, जैसे कहा मैंने, 2 चीजें चाहिए, बिजनेस एंड फंडिंग। ऑन द फंडिंग साइड हमने फिर 10 साल के इस लर्निंग और इस जर्नी के बाद में हमने डिसाइड किया कि कंपनीज को जो एक स्टेज के आगे पहुंच चुकी हैं, जो सीरीज ए हैं, प्री सीरीज ए कंपनीज हैं, जहां हम हर कंपनी में एज इक्विटी 8 से 10 से 12 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अर्बन टेक और सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में ही, क्योंकि 10 साल हमने उसी फील्ड में काम किया है। तब हमने जाकर अर्थ फंड की रचना की। उस फंड को हमने पिछले साल लॉन्च किया। उसमें हम अब फंड्स रेज कर रहे हैं। इट्स सेबी रजिस्टर्ड फंड एंड दैट फंड विल इन्वेस्ट इन लिटिल लेट स्टेज स्टार्टअप्स, व्हाट वी कॉल सीरीज ए एंड प्री सीरीज ए। तो उसमें हम इस फंड के द्वारा इक्विटी इन्वेस्टिंग करेंगे, not necessarily in the companies from the REAP portfolio, but from companies even outside which are in urban tech and sustainability. So what we are trying to do is, and REAP program continues, तो हम right from early stage से लेके mid stage से लेके थोड़ी late stage तक की companies urban tech और sustainability में REAP और Earth Fund के माध्यम से हम उनको business और funding की support और approach देना चाहेंगे, ताकि इस बिजनेस में, जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट,
और प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है, इसमें टेक्नोलॉजी और इंटरवेंशन और आ पाए, और ये सेक्टर तेजी से आगे बढ़े, और 4 चीजें जो मैंने बताया, क्लीनर, सेफर, फास्टर एंड चीपर, राइट, ये चारों चीजें कैसे हम इंडस्ट्री में ला पाए टेक्नोलॉजी सर के माध्यम हम से। तो जब प्रॉप्टेक की बात करते हैं हमें लगता है बड़ा नया है, आप बोल रहे हो आपने 10 साल पहले इसे सोच लिया था, तो ब्रिगेड रिप ने 10 साल पहले जो प्रॉप्टेक या अर्बन टेक सोचा था उसमें और आज में कितना डिफरेंस है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। इसमें कुछ कुछ चीजें इन टर्म्स ऑफ द स्टार्टअप्स दैट वी आर सीइंग आर 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 सिमिलर, बट देयर आर सो मेनी अदर technology. See, technology is advanced. If you think about 10 years back, we did not have, we did not have AI ML, right? We did not have as many design tools, as many coordination tools, right? So if I were to split the sector, right, from, as I said, and legal tech हुआ या ESG tech हुआ, right? ESG पे इतना focus नहीं था लोगों का. ESG is environmental, social and governance, right? Now the focus is more on how technology can play a role in that. AI ML बहुत रोल प्ले कर रहे हैं. मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक कंपनी का जो आपके साथ में कॉल करेगी, और इट्स अ कॉन्वर्जेशनल बॉट कंपनी, राइट, विच इज स्पीकिंग टू यू लाइक अ ह्यूमन बीइंग एंड फाइंडिंग योर इंटरेस्ट इन अ सर्टेन प्रोजेक्ट. अगर आपको इस प्रोजेक्ट में उस कॉन्वर्जेशन के माध्यम से इंटरेस्ट आता है, तो वो लीड्स आपकी शॉर्टलिस्ट करके आपकी टीम को दे देंगी. पहले ये काम होता था कॉल सेंटर्स के द्वारा. कॉल सेंटर्स में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कॉल सेंटर्स में थोड़े लिमिटेशंस थे, लेकिन इस एजेंटिक बॉट के द्वारा जो चैट नहीं है, कॉन्वर्जेशनल है, दिस इज समथिंग वी आर सीइंग इन द लास्ट 1 or 2 years, which is what we call agentic AI, as opposed to these were interventions not available in the last 10 years, right? Similarly, legal tech में हम देख रहे हैं काफी interventions हो रहे हैं, जहां सारा लीगल का जो आपका काम है, राइट, फ्रॉम लैंड रिकॉर्ड 7/12 करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन देखना है, उसकी वेरिफिकेशन करानी है, while a lot of technology interventions are there जो आपको सारी समरीज दे देती हैं, सारे आपको पॉइंटर्स दे देती हैं, रजिस्ट्री से इंटीग्रेटेड हैं, तो वहां से वो बात करके डेटा निकाल लेती हैं. तो जो डेवलपर साल में 25 या 50 प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर पाता था, अब वो उसका 4 गुना इवैल्यूएट कर पा रहा है, क्योंकि काम तेजी से हो रहा है और एक्यूरेसी से हो रहा है, और कम दाम में हो रहा है. तो ये सारे इंटरवेंशंस मैं 10 साल पहले नहीं देख पा रहा था. लेकिन देयर आर ऑल्सो इंटरवेंशंस जो इम्प्रोवाइज हुए हैं, जैसे मैंने ऑल्टरनेट मटेरियल्स आपको बताया. ऑल्टरनेट मटेरियल्स में जो वेस्ट की रिसाइकलिंग हो रही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो, चाहे वो हमारा सिटी का वेस्ट हो, जिसके एप्लीकेशंस कंस्ट्रक्शन में है, जैसे ब्रिक्स आपको लगानी है, अगर आपको प्लास्टिक रिसाइकल वेस्ट की ब्रिक्स मिले जो 30% सस्ती हैं और 1.5 गुना और पावरफुल हैं, आप स्ट्रांग हैं, राइट, उसमें उस टेक्नोलॉजी में थोड़े थोड़े सुधार होना शुरू हो रहे हैं, अडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है. तो आई थिंक 2 फ्रंट पे मैं कह सकता हूँ 10 साल में मैंने चेंजेस देखे हैं. एक, कुछ टेक्नोलॉजीज नई आई हैं, इंप्रूव हुई हैं, और दूसरा, एडॉप्शन बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज एज आई सेड द इंडस्ट्री जागरूक हो रही है कि ये एडॉप्शन करने से मेरा एक्चुअली बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, और रिस्क इतना नहीं है जितना पहले लोगों को लगता था. और इसके लिए मैं काफी क्रेडिट देना चाहूंगा अगेन टू निरूपा एंड द डेवलपर इकोसिस्टम टू टेक दैट चांस ऑफ encouraging the startups and adopting them. And I think we are very bullish, we are very optimistic that this journey is now only seeing its inflection point and it's ready to take off. अगर आप 5-10 साल पहले आप सोचें, अर्बन टेक में हमें ऐसा लगता था housing.com, makaan.com, nobroker.com, and they are very great companies. We talked only about sales platforms or lead generation. Right. Now urban tech or prop tech is a very wide sector, way beyond just sales or sales enablement. It goes right from land, as I said, to launch and post launch. सर फॉर डेवलपर्स जो ये सब टेक से बहुत दूर है, या यंगस्टर्स जो रियल एस्टेट को सिर्फ जमीन खरीदना बेचना समझते हैं, आप मुझे कुछ 2, 3 या 5 कंपनी के नाम बोल पाएंगे फॉर द ऑडियंस टू गो सर्च एंड रिसर्च कि ये जितना आपने बोला है ये कंपनी करती क्या है, कुछ नाम आप मुझे ले पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल. So let me start with the entire life cycle. As I said, for sustainability, I will take at least 3-4 names. There is a company called Clearco, where if we are sitting in this room, आप सोचिए अब हम 4 जने हैं इस कमरे में, और
एयर कंडीशनिंग एक सर्टेन लेवल पे चल रही है, अगर मैं इस कमरे में एक सेंसर लगा दूं जिससे कि ये अगर 2 लोग रह जाएं और वो सेंसर ना सिर्फ एयर क्लीन करेगा बट इट विल आल्सो टॉक टू योर एयर कंडीशनिंग की भाई टेम्परेचर रेगुलेट कर दो क्योंकि 2 ही लोग कमरे में हैं, राइट, तो आपका एनर्जी का बिल की सेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी। ऐसे इस तरीके से उन्होंने 30% तक सेविंग्स करके दिखाई है। वेरी नाइस, देन देयर आर कंपनीज लाइक पॉटहोल राजा, एंजिरस, structure, which are all paving plus, which are all using recycled material, which includes non-segregated plastic, your rice husk, to make bricks and paving blocks. Some of these are being used even in airports and residential complexes to lay down roads. Wow. Right? ये जो जिप्सम के आपके पार्टीशंस हैं वो रिसाइकल मटेरियल से बन रहे हैं। तो ये कंपनी सस्टेनेबिलिटी में हुई। फिर there are companies in design, right, which includes QuickSpec, Snaptrude. Then there are companies in access management, जो हम ऑफिस में एंटर करते हैं तो access management होता है, उसमें कंपनी है Spintly. So again, not just access management but a lot of other integrations. Attendance हुई, आपके और भी जो ऑफिस की मैनेजमेंट जो एक्सेस पे डिपेंडेंट है उसकी एनालिटिक्स हुई, राइट? नाउ दैट आल्सो एनालिटिक्स, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड फैक्टेक व्हिच डज एनालिटिक्स ऑफ मॉल ट्रैफिक, कि मॉल में कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, क्या फुटफॉल हो रहा है, किस एरिया में जा रहे हैं, राइट? सो अगेन आई एम सेइंग मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, राइट, आफ्टर द बिल्ड स्टेज, right? Similarly, we have procurement related platforms like an mProcure which helps, जैसे आप डेवलपर है, आप प्रोक्योर कर रहे हो तो आपका प्रोक्योरमेंट कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, सही जगह से प्रोक्योर करना है, राइट? सो I have, as I said, more than 80 companies. There is a website and a brochure which is freely and easily available on the REAP website, and I will encourage all of our audience and our listeners to go to the website and have a look, reach out to the companies, even if you want to have a conversation. They're all very open, very friendly, and always ready to learn from even the listeners on this show, and also of course increase adoption. राइट, Absolutely. सर ब्रिगेड रीप में तो निरूपमा जी का विजन था, उनने दे आर लाइक वन ऑफ द लीडर्स इन साउथ इंडिया एंड इंडिया में भी, तो वो टेक्नोलॉजी को लेकर आई, 80 कंपनीज को लेकर आई। आपने जब अर्थ फंड बनाया तो somebody not from real estate background, निखिल कामत जी को कैसे बनाया अर्थ फंड के लिए? सी उनका भी एक विजन है, उन्होंने गृहास शुरू किया था जो उनका प्रॉपटेक वर्टिकल है, विद अभिजीत पाई, हु इज हिमसेल्फ अ वेरी seasoned investor, committed to sustainability in a very big way, committed to bringing again technology in the built environment. So I think it was a very natural extension of the work that Gruhas is doing to continue and build on that work. And they also had they also have an accelerator program called Aspire, which is also very similar and aligned with the way REAP works. So it was a natural meeting of minds, where they are equally and excited about, as I said, bringing technology to the built environment and ensuring more sustainable practices. तो कन्विंस करने की कोई मतलब कोई इतनी वो उस जर्नी पे जाना नहीं पड़ा। इट वाज अ वेरी नेचुरल मीटिंग ऑफ माइंड्स and philosophies, I think. Now that you are raising funds for Earth Fund, which is a very noble cause, मेरे हिसाब से it's a business part, definitely it's there. आप स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं, बट रियल एस्टेट डेवलपमेंट में क्लाइमेट टेक और सस्टेनेबिलिटी अर्बन टेक पे जो काम हो रहा है उससे एनर्जी सेविंग बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें भी काफी काम होने वाला है। आप किस तरह के इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, क्या टिकट साइज में देख रहे हैं और कैसे आप उनको अप्रोच कर रहे हैं कि दे शुड कम इन पार्ट ऑफ द अर्थ फंड? राइट, सो सी अर्थ फंड इज अ category 2 SEBI registered AIF, and it is for very sophisticated investors. There are regulations around bringing investors into Earth Fund, and as I said, there are regulations and restrictions around even talking about it in a public forum, because SEBI is very conscious of, and we are also very conscious of investor protection. So that is something I will always be happy to
take questions on in terms of, but it is for, as I said, sophisticated investors as per SEBI guidelines and regulations. It is not for retail investors. It is not for folks who look at small SIPs or mutual fund investments. It is relatively less liquid, in some ways a riskier asset class as well. So I think that way we are looking at like-minded corporates, developers, and family offices and ultra HNIs who are aligned with our vision of urban tech and sustainability, and want to really make a dent in the way India builds, the real estate sector constructs, and how we look at greenhouse gas emissions, right, and sustainability. Sir, while you have given the disclaimer, basically it's an AIF-K2 fund, तो accredited investor से ही हम पैसा ले सकते हैं. My question was more on a side कि there are already HNIs, ultra HNIs and family offices जो real estate में पैसा तो invest करते ही हैं. Correct. It's a new kind of fund. And AIF-K2 fund, Earth fund is not something you will find everywhere, right? Correct. एक vision है और हमें लगता है कि जो भारत की growth story है, भारत में जो real estate का ग्रोथ है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है, अर्बन टेक का रोल है, एंड इट इज अ टेक्नोलॉजी स्पेस आल्सो. तो आई बिलीव HNIs, अल्ट्रा HNIs, फैमिली ऑफिस, दे शुड आल्सो लुक इनटू दिस काइंड ऑफ फंड्स एनीवे फॉर द ग्रोथ स्टोरी ऑफ भारत इटसेल्फ. एब्सोल्युटली सर, आप ये समझिए कि राइट नाउ द R&D spend in the construction and real estate industry is just 1%, which itself translates into several $billion. Even if we maintain that with whatever growth that you and I can discuss that real estate will have and which the country will benefit from, even with that spend, which as I said runs into a couple of $1 billion, my assessment is that with Earth Fund and we being the first movers in this sector and segment as far as the fund is concerned, and with 10 to 15 companies that I want to invest in from this fund, even if the sector or the tech companies get 5% share of this spend, then we are talking about at least 2 to 3 unicorns in the next 5 to 7 years. Right? That is our assessment. And as I said, because we have worked in this for 10 years, we understand what works, what may not work, what the ecosystem is, who the founders are. Some of them we have tracked for 3, 5, 7 years, and we have known them. So I think from the thesis of the sector, the team that we have, which is a stellar team, the experience that we have, and the backing of the sponsors, I think we are, as Earth Fund, very well poised to move the needle in urban tech and sustainability. Right. So that brings me to my next question. Then the man behind the mentor. So Nirupama ji ने Brigade Trip start किया, but you are the one who are also the chief mentor of the whole ecosystem. For the developers, to make it very simple, understanding what is actually happening in the PropTech or urban tech, आप कुछ कंपनीज के ऐसे नाम बता पाएंगे जिनको ब्रिगेड ने यूज किया है एज अ डेवलपर, और उससे क्या फायदा हुआ है? क्योंकि आप लोगों ने तो 10 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, लाइक यू सेड देयर इज ओनली 1% ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस इंडिया इन द होल R&D सेक्टर. क्या फायदा आपको हुआ है so that others can learn and be more encouraged to use this kind of technology or be a part of this kind of funds or start funds like this? Right. So I can, as I said again, I can say a lot of the sustainability startups, Pelican Cantera, which is into composting and waste management in the societies, sewage treatment plants. There are 2 companies, Ecos, STP and Megaliter. Clairco we have used, of course. We are using a company called Area, which is very interesting, is into tenant management. So post construction हमारे पास में काफ़ी बड़ा asset base है, तो उनके tenants को कैसे manage करना है. So that's a tenant management platform, which is a very exciting startup. Then we have used Snaptrude, we have used QuickSpec. As I said, we have used a lot of the sustainability startups. We have used a startup which is called VGOT, based out of Chennai, which installs water meters in your houses and water metering solutions. Okay. So मैं और आप और a lot of us don't pay for water that we use in our houses. Right. Imagine if we started metering water like we meter electricity. Yes. That is one, and we start detecting leakages, right? Yeah. Because a lot of water is lost on account of leakages.
both in commercial and residential premises, right? So they are able to do a lot of monitoring of leakages and metering and billing, right? So that is a solution we have implemented in our residential societies. So I think right from energy to water, to air, to sustainability, to mall management. There's a company Sense which we have deployed in our malls, which is making mall management very simple, so that our head of malls and commercial estates premises are able to focus more on servicing the tenants, getting newer businesses, than to just manage the mall, right? So it's a very end-to-end system which is able to look at malls. Like I said, the sales agent, right? There again, we are doing pilots in our sales process with this agentic company to see how we can improve the sales funnel. There is another interesting company which is into drone tech, and this is a company which I would like to discuss for a few seconds, because drone tech, after the recent security and war that we had, drones are being viewed only as defense tool, but are also extremely useful for asset monitoring and management. Because what a drone can do in a battlefield, it can similarly do in a construction arena as well, to say construction कैसा हो रहा है आपका, या आपके पार्किंग लॉट में जो आपको गार्ड को घुमाना पड़ता है, instead you just circulate a drone, right? So drone and drone related analytics are companies we are closely watching. We have one company in our portfolio which has got a pilot project, but there are a couple of other companies we are looking at from an investment perspective as well. So drone tech remains a big focus area. Legal tech, as I said, ESG tech में हमारे पास में एक कंपनी है जो ESG का एक प्लेटफॉर्म, जिसको हम अगेन पायलट बेसिस पे इवेल्युएट कर रहे हैं, जो हमारे एक्सीलरेटर पोर्टफोलियो में है. तो सारा आपके सारे ESG के पैरामीटर्स एक प्लेटफॉर्म पे दे देता है, आपको 4 डिफरेंट जगह पे जाने की जरूरत नहीं है. Okay. So as I said, there is a long list, and and we are very proud of it. We sometimes, by the way, I must also admit, and this is due credit to the Brigade Group, we also sometimes have mishits because some of the products or services are not able to deliver, and we take that in our stride, and that is the DNA of the group, where we are open to taking these risks and be the first risk takers. Yeah. And we are proud of that. Yeah. Sir, while we definitely need mentors like Nirupaji and Nikhil Kamaji to invest in this kind of funds, what is your motivation as a investment banker, as a fund manager, as a venture capitalist to be part of like a prop tech ecosystem? Usually real estate is not considered to be a sector where banking a financial guy will venture in. What has been your story? What is your motivation to get into it? So again, a very good, tough question, but an easy answer. I've been an investor for a large part of my career. I have done edtech, I have done clean tech and fintech in various capacities. I have been on the founding side myself in terms of running and operating startups. So I've looked at a bunch of sectors and companies. I believe PropTech is at an inflection point simply because the adoption curve is steepening. We have moved away, I would not say moved away, but we are seeing startups which are not just restricted, as I said, to sales platforms, which is what the story was 5 or 7 years back. We are now seeing startups across range or the entire life cycle of construction and subsectors. I'm seeing startups in hospitality. We have a startup in hospitality procurement, by the way. Okay. So it's called Centrity, or Guestcart is the name, where you can centralize all your hospitality procurements and you don't need to go after 100 vendors. Then there are startups, as I said, in mall management, in commercial premises, not just residential and not just sales, right? That is the breadth of these sectors. From a size standpoint, I'm seeing right from early stage pre-revenue to almost IPO stage, which is an office. Right from a combination of D2C and PropTech. So LiveSpace is a combination, one can say, as a consumer play as well as a PropTech play. Similarly, I'm seeing combination of fintech and PropTech. We have a company which is called Navank, which is being used by financial institutions to do title and valuation of properties, against which lending is done. राइट ये सालों से होते आ रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, लेकिन इन्होंने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है और एक सिस्टम बनाया है जिससे आपको बहुत ही वेरीफाइबल
एंड बहुत ही पुख्ता तरीके से आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट्स मिल रही है, राइट? सो you can say it's a fintech play, we call it an urban tech play or a prop tech play because there is an asset angle, right? Similarly, we have a company called Charger, which is into EV charging infrastructure, right? In malls, in residential societies, or in commercial premises, right? So for me, there are 2-3 angles, right? When I, as an investor, look at urban tech and prop tech, one is the breadth of the sectors, the type of companies, and the intersection of tech and urban and let's say consumer or fintech, right? So uh, that gives me a lot of encouragement to look at it from an investment lens, and the ability to, as I said, move the needle and generate IRR. So it is not that we have a very strong and a very good target of IRR for the fund as well. So the fund will definitely make money, but it will also mean we have moved the needle, we have changed the way the industry operates, which is very satisfying, right? It's not just about the money and the deployment and the startups. It is also very gratifying and satisfying to see how we've been able to change the way a sector behaves, right? And in a sector which has not been which has been fairly dated in the way we were operating 5 or 10 years back. So that is the long-winded answer to your very simple and straight question. As an investor or as a person in the background with venture capital, I think aligning with the right vision, which is coming from REAP, the thesis of the sector, the team that I have is a stellar team, and the experience that we carry. I think all four are coming together and at the right time with the right vehicle. So what better place to be? So not every day I meet a venture capitalist or a investment banker जो IRR से आगे की बात कर रहा है. IRR आएगा नहीं आएगा is another thing, but it is the sustainability or the way the industry is going to change. तो जो एक भारत के ग्रोथ में जो चेंज आएगा, रियल एस्टेट प्लेज अ ह्यूज रोल. और आपका जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है कंपनीज का, जब मंजूषा ने मुझे ब्रिगेड ट्रिप से लिस्ट भेजा था, शायद 20 या 30 कंपनीज थी. यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मोर देन 40+ कंपनीज. आई रियली बिलीव कि इंदौर जैसे शहर में टीयर 2 सिटीज में जो भी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, ऐसे प्रॉपटेक का पूरा एक हब, एक दिन का ना इवेंट होना चाहिए जहाँ सारी कंपनीज आए और प्रेजेंट करें. इतना नॉलेज है आपके पास में, इन कंपनीज के पास में, विच आई बिलीव कैन बी यूज्ड बाय लॉट ऑफ डेवलपर्स हियर. सर जाते जाते 2 लास्ट क्वेश्चन है मेरे आपसे. आप मुझे ये बताइए सर, बेंगलुरु में बैठ के इंदौर कैसा दिखता है? इंदौर बहुत ब्यूटीफुल है बिकॉज आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ इंदौर. आई हैव कम टू द सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप टू इंदौर ऑलमोस्ट 20 years back. And then for work I have been here 10 years back. But I must admit, in this visit I have seen some superb changes. The metro line running right through the center of the city, which I call now the lifeline or the heart of Indore, which is so superb. Which means such an initiative can only happen when you need connectivity, and you need connectivity only when growth is happening, right? There will be no need for connectivity unless the city is expanding and growing. I understand TCS and Infosys and a lot of other campuses and companies are coming here. I think it will be the next big GCC hub. Brigade and Bangalore is so very much closely watching how GCCs develop and evolve across the country, and I think Indore will be big on that, which in turn will bring in a lot of allied growth, whether it is hospitality, whether it is residences, whether it is commercial, whether it is malls. So nothing can work in isolation, and I think with players like yourselves who are so professional, working to realize that dream in Indore is so encouraging. I'm so very happy I'm sitting with you in this room. And let me also add the fact that you brought up the event and a one-day event. I think we at REAP I have been doing this as an initiative where we've been conducting workshops, as I said. So we'll be very happy to bring our startups, to bring all that we know, we're still learning, to this great city, and share it so that more and more developers and ecosystem players are able to adopt and take them on the field, take the companies to the field, take them further in inroads, and see how we can together, I think, make a dent
and take things forward. I think Yeah. that is our. So last question for the youth of the country who is always looking for ideas to do startups or do something new. This is a whole new sector. Prop tech, urban tech और sustainability. एक छोटा सा आइडिया देके जाइए स्टार्टअप्स को या यूथ को जो सोच रहे हैं कि क्या नया बना सकते हैं. ये प्रश्न सबका है. That's a tough one. But as I said, I think the field is very wide. There is still a lot of headroom for growth. When I say that, it's not that models are very mature or evolved. Let's say in food delivery, we know there are two leading companies, or in transportation, we know there are two very big companies, one global and one local. So for a third entrant, it is relatively difficult. This is not the case with urban tech and prop tech. You have, whether it is alternate materials, whether it is monitoring, whether it is sales, whether it is these are areas, and when there is a horizontal play, whether it is AI, whether it is ML, whether it is design, whether it is as I said, it's a process driven industry, right from land to launch and post launch. You can work in as many areas. You can be deep tech, you can be deep construction material or alternate materials, you can be deep business process and business model re-engineering. So there are many areas of intervention, and you can be a category leader in any of these areas, because I think the sector is still at a nascent stage and is still to throw up category leaders. I can also tell you that in all these areas there are established companies, but I think like we know, established companies still have their own way of working. So you can intervene and you can disrupt and you can transform. सर आपका बेंगलुरु से यहाँ पर आना और इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के इंदौर शहर के लोगों को टाइम देना, और आई एम श्योर आपका मैसेज काफ़ी टियर 2 टियर 3 और गाँवों तक भी जाएगा जहाँ पे लोग ज़मीन से जुड़ा कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं. ये पॉडकास्ट नहीं है, आई बिलीव एक इंस्पिरेशन होगा काफ़ी सारे यूथ के लिए. आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू फॉर कमिंग टू इंदौर. Thank you. Micromitti is India's leading prop tech company, revolutionizing real estate investments.